फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लर्न स्टडीज चैनल पर। आइए हम शुरुआत करने जा रहे हैं आज क्लास 9 जीवन की मौलिक इकाई के प्रश्न उत्तर। आइए समझेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आइए, पहला प्रश्न क्या है? ये एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं, इसलिए इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, याद कर लीजिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भैया, आपने ध्यान से पढ़ लीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न एग्जाम में आने वाले। आइए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। पहला प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने की और कैसे की? ठीक है, जो कोशिका की खोज थी वो 1965 में अंग्रेजी जीव विज्ञानी रॉबर्ट हुक ने की थी। जो कोशिका की खोज थी वो 1965 में जीव विज्ञान के रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, और उन्होंने कैसे की? उन्होंने कोशिका को कॉर्क की पतली काट में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था। जो पेड़ होता है उसकी जो कॉर्क की छाल होती है उनसे उन्होंने कोशिका की खोज की थी। आपको क्लियर हो गया होगा कि कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। कब की? 1665 में की। कि कैसे की? पेड़ के छाल की कॉर्क से की। दूसरा प्रश्न है, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है? ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आने वाले हैं, इसलिए इन्हें ध्यान से देख लीजिए। आइए दूसरा प्रश्न, कोशिका हमारे जीवन को शरीर को आकार प्रदान करती है। जो कोशिकाएं होती हैं वो हमारे शरीर को आकार प्रदान करती हैं, इसीलिए ये शरीर का संरचनात्मक इकाई और शरीर के सभी कार्य कोशिकीय स्तर पर होते हैं, इसलिए ये शरीर का क्रियात्मक इकाई है। आपको समझ में आ गया होगा कोशिका को संरचनात्मक एक क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो शरीर है वो कोशिकाएं है वो शरीर को आकार प्रदान करती हैं, इसलिए इन्हें संरचनात्मक इकाई कहा जाता है, और ये कोशिकीय स्तर पर होते हैं, इसलिए इन्हें क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्लेज्मा झिल्ली को वर्णनात्मक प्राज्ञ झिल्ली क्यों कहा जाता है? ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए आप इसे ध्यान से देखिए। प्लेज्मा झिल्ली को वर्णनात्मक प्राज्ञ झिल्ली क्यों कहा जाता है? जो प्लेज्मा झिल्ली होती है कुछ पदार्थों को अंदर तथा बाहर जाने देती है तथा कुछ को रोक देती है, इसलिए इस झिल्ली को वर्णनात्मक प्राज्ञ झिल्ली कहा जाता है। समझ में आया होगा। ये यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका वाला क्वेश्चन हम नेक्स्ट में करेंगे, ये आगे करेंगे यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक क्वेश्चन वाला। ठीक है, अब देखिए, क्या आप दो ऐसे अंगों के नाम बता सकते हो जिनमें आनुवंशिक पदार्थ होता है? ये 2 मार्क्स में आता है आपके एग्जाम में। ये है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। आपको ये 2 नाम बताने हैं। ठीक है, और एक नेक्स्ट प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? ये प्रश्न कई बार आए हुए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, बार बार कह रहा हूं। यदि आपने 5वें चैप्टर जीवन की मौलिक इकाई से ये प्रश्न कर लिए तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ आएगा वो इसी चैप्टर के इसी मोस्ट इंपोर्टेंट की वीडियो से आएगा और कुछ इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो कोशिकीय उपाचन के दौरान जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाता है। जब ये कोशिका होती है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है। कैसे हो जाती है? क्षतिग्रस्त हो जाती है या मर जाती है, तो जो लाइसोसोम होता है वो फट जाता है। इसी शक्तिशाली एंजाइम अपनी ही कोशिका को पाचित कर लेता है, इसलिए लाइसोसोम को आत्मघाती बैग या थैली कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आपको इस वीडियो के अलावा कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? जब लाइसोसोम उपचयन के दौरान, क्या उपचयन मतलब जो पाचन होता है उसके दौरान कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है,
क्या हो जाती है, क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है। तो जो लाइसोसोम होता है वो फट जाता है। तो इसी शक्तिशाली एंजाइम अपनी ही कोशिका में विभाजित कर लेता है, इसलिए लाइसोसोम को अति थैली या बैग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? ये 1 मार्क्स में आता है आपके एमसीक्यू टाइप में, वो उसका राइट आंसर है लाइसोसोम। ठीक है, ये आपके 3 से 4 मार्क्स में आता है आपके एग्जाम में, इसलिए आप इसे ध्यान से देख लीजिए। पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं में तुलना कीजिए या अंतर कीजिए। तो मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, जब अंतर आए या तुलना आए तो आपको बॉक्स ही बनाने हैं। ठीक है, नहीं तो आपके नंबर कटने के चांस होते हैं। और इसमें बता दूं, मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, जब कोई अंतर आए तो एक दूसरे का क्या करना होता है, विपरीत करना होता है, एक दूसरे का उल्टा करना होता है। यदि आपने ये कर दिया तो आपके मार्क्स पक्के हैं। देखिए, पादप कोशिका क्या होती है, इसमें कोशिका भित्ति होती है। क्या, जो पादप होते हैं, मतलब पादप मतलब पेड़ पौधों वाले, तो इसमें क्या होती है, कोशिका भित्ति इसमें होती है। और जो जंतु कोशिकाएं हैं तो इसमें कोशिका भित्ति नहीं होगी। मैंने अभी आपको बताया, जब आपको अंतर बताने के लिए कहे तो आप एक दूसरे का क्या करेंगे, विपरीत करेंगे, एक दूसरे का उल्टा करेंगे। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है, लेकिन जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। ठीक है, जब पादप है तो इनमें हरे लवक तो होंगे ही। तो दूसरा पॉइंट है, इसमें हरित लवक उपस्थित होते हैं, तो जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होंगे, इसमें हरित लवक अनुपस्थित होते हैं। आप देख रहे हैं सब कुछ क्या हो रहा है, विपरीत हो रहा है। ये ट्रिक है, यदि आपको एक याद हो गया तो दूसरा आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट पादप कोशिका का, इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, तो जंतु कोशिका में क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। पादप कोशिका का चौथा पॉइंट, ये प्राय बड़े आकार की होती हैं। जो पादप कोशिकाएं होती हैं बड़े आकार की होती हैं, जंतु कोशिकाएं होती हैं वो छोटे आकार की होती हैं। देख लिया आपने, क्या हुआ, एक दूसरे का विपरीत हुआ। आपके 4 मार्क्स इसमें पक्के, यदि आपने ऐसे लिखा, एक दूसरे का विपरीत किया, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक और कोशिकाएं और यूकेरियोटिक कोशिकाओं में भिन्नता बताइए। ये भी वही है, अंतर बताना है आपको, उसी प्रकार आप एक दूसरे का विपरीत बता सकते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकेरियोटिक कोशिकाएं पढ़ते हैं। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वो आकार में कैसे होती हैं, छोटी होती हैं। तो जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं होंगी वो कैसे होंगी, आकार में बड़ी होंगी। और जो प्रोकैरियोटिक है उसमें जो केंद्र झिल्ली होगी अनुपस्थित होगी, जो केंद्र की झिल्ली होगी वो कैसे होगी, अनुपस्थित होगी। लेकिन इसमें क्या होगा, जो केंद्रक झिल्ली होगी वो उपस्थित होगी। तीसरा पॉइंट, जो क्राइमोसोम होंगे वो एक ही होगा, लेकिन जो दूसरा पार्ट है यूकेरियोटिक, उसमें जो क्रोमोसोम होंगे वो एक से अधिक होते हैं। चौथा पॉइंट, कई अन्य अंगक नहीं होते, कई अन्य अंगक नहीं होते, इसमें लगभग सभी अंगक मौजूद होते हैं। पांचवा पॉइंट, प्रकाश संश्लेषण वाले जीवों में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिकाओं के साथ होता है। यूकेरियोटिक में क्या होता है, क्लोरोफिल प्लास्टिड में होता है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, जब अंतर आए या तुलना है तो आपको बॉक्स बनाना है और एक दूसरे का विपरीत करना है। यदि आपको एक याद होगा तो दूसरा आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, यदि प्लेज्मा झिल्ली फट जाए अथवा टूट जाए तो क्या होगा? ये मैं आपको बार बार बता दूं, ये जो प्रश्न उत्तर हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर आपके चैप्टर में कुछ नहीं आएगा। यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए। यदि प्लेज्मा झिल्ली फट जाए या अथवा टूट जाए तो क्या होगा? यदि कोशिका झिल्ली फट जाए या टूट जाए तो कोशिका के अंदर का जो आंतरिक रासायनिक संगठक होगा वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ये अपना आधारभूत कार्य संपन्न नहीं कर पाएगा, जो इसे कार्य करना होगा प्लेज्मा झिल्ली को वो नहीं कर पाएगा। ऐसी क्षतिग्रस्त कोशिकाएं मर जाती हैं जिससे लाइसोसोम जैसे अंगक पचा लेते हैं। ठीक है,
आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का कौन सा अंगक बिजली घर है और क्यों? जो कोशिका का अंगक है बिजली घर कहा जाता है वो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जीवन की विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है और यह आवश्यक उपयोग की ऊर्जा संचित करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है, अतः माइटोकॉन्ड्रिया अपना खुद प्रोटीन स्वयं बनाते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कोशिका का कौन सा अंग बिजली घर है, तो कोशिका का अंग जो बिजली घर है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। और क्यों है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को दोहरी झिल्ली कहा जाता है, इसलिए इसे बिजली घर कहा जाता है। ये अपना प्रोटीन स्वयं बनाते हैं और एटीपी से अपना ऊर्जा संचित करते हैं। आपसे कभी कभी एटीपी की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो आपको बता दूं जो एटीपी फुल फॉर्म है वो है एडिनो ट्राइफॉस्फेट। क्या? एडिनो ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। और कभी कभी डीएनए की भी पूछ ली जाती है, तो मैं आपको इसकी भी फुल फॉर्म बता दूं क्योंकि आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है। प्रश्न नंबर 7, अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? अमीबा अपना भोजन एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया से प्राप्त करता है। आपको बता देना है जो अमीबा है वो अपना भोजन एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया से प्राप्त करता है, क्योंकि अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। जो अमीबा वो कैसा जीव है? एक कोश के जीव है। और एक कोश के जीवों में कोशिका झिल्ली के लचीलेपन के कारण जीव बाह्य प्रवण से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। कोशिका झिल्ली पुनः अपने पूर्व अवस्था में आ जाता है, इसके बाद कोशिका पदार्थ ग्रहण कर पचा लेता है। इस प्रक्रिया को इंडोसाइटोसिस अथवा फैगोसाइटोसिस कहते हैं। तो आपको बता देना है कि जो अमीबा है वो अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, तो एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त करता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है और ये बाह्य प्रवण से अपना भोजन प्राप्त करता है और भोजन को पचा लेता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया कहते हैं। आशा करता हूं आपको इस वीडियो समझ में आ रही होगी, प्रश्न उत्तर समझ में आ रहे हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यदि आपको कोई प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।